अभिवादन। अगस्त 2025 में अगर हम महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो एक ही शब्द दिमाग में आता है, महत्वाकांक्षा। यहां बात सिर्फ तरक्की की नहीं हो रही, बात हो रही है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के एक बहुत बड़े लक्ष्य की। और इस सपने को सच करने की चाबी वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास ढेर सारे दस्तावेज हैं। महाराष्ट्र की नई स्टार्टअप नीति है, आर्थिक सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े हैं, इंडस्ट्री की कई रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन आज हमारा काम इन दस्तावेजों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनके बीच की जो कहानी है उसे पकड़ना है। सही कहा। तो आज का मिशन साफ है। हम ये पता लगाएंगे कि महाराष्ट्र अपने इस जबरदस्त टेक एम्बिशन को हकीकत में कैसे बदल रहा है। क्या ये सिर्फ मुंबई और पुणे की चमक है या इसकी रोशनी पूरे राज्य में फैल रही है? और पर्दे के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें इस तेज रफ्तार को चला रही हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह शुरुआत नींव से करते हैं। बिल्कुल, नीतियों से। हाँ, सरकारी नीतियां हमारे हाथ में महाराष्ट्र की 2025 के लिए स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति है। कागज पर तो ये बहुत प्रभावशाली लगती है। मतलब इसमें अत्याधुनिक रिसर्च से लेकर ग्रामीण उद्यमियों तक सबके लिए कुछ न कुछ है। हाँ, लेकिन एक अकेली नीति कभी गेम नहीं बदलती। असली ताकत तब आती है जब कई नीतियां एक साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर वो महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा अधिनियम, जिसे मैत्री एक्ट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। इसका सबसे बड़ा वादा है सिंगल विंडो सिस्टम। अच्छा, सिंगल विंडो सिस्टम, ये शब्द तो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। हाँ। सुनने में हमेशा अच्छा लगता है, पर भारत में इसका रिकॉर्ड मिला जुला ही रहा है। हाँ। क्या जमीन पर ये वाकई काम कर रहा है या ये अभी भी एक अच्छी वेबसाइट के पीछे वही पुरानी नौकरशाही है? आपका संदेह जायज है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि MITD को कानूनी तौर पर ताकत दी गई है। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक को 15 अलग अलग विभागों से मंजूरी चाहिए तो उसे 15 दरवाजे नहीं खटखटाने हैं। वो अपना आवेदन MITD को देगा और फिर ये MITD की जिम्मेदारी है कि वो पर्दे के पीछे उन 15 विभागों से काम करवाए। इससे व्यापार करने में आसानी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वाकई फर्क पड़ रहा है। अच्छा, तो ये सिस्टम को निवेशक के लिए जवाबदेह बना रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सिस्टम की रुकावटों को कम कर रहा है। इसी सिलसिले में एक और शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, GCCs। अब जब मैं GCC सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में तो वो 20 साल पुराने कॉल सेंटर की तस्वीर आती है। क्या ये वाकई उससे कुछ अलग है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो पुराने BPO या कॉल सेंटर का दौर वो अब चला गया। आज का GCC किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का, कह सकते हैं, दिमाग होता है, सिर्फ हाथ पैर नहीं। कल्पना कीजिए, अमेरिका में बैठी एक बड़ी कार कंपनी अपनी अगली इलेक्ट्रिक गाड़ी का सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र के GCC में डिजाइन करवा रही है, या कोई यूरोपीय बैंक अपने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस पुणे से चला रहा है। ये है आज के GCCs, जहां हाई स्किल रिसर्च, डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक काम होता है। मतलब ये टैलेंट पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने जैसा है। हम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम बना रहे हैं। बिल्कुल। और नई GCC नीति 2025 इसी बदलाव को रफ्तार दे रही है। इन सेंटर्स को शहर में जगह बनाने के लिए अतिरिक्त FSI देना या उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस देना, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्य साफ है, महाराष्ट्र को दुनिया का आउटसोर्सिंग ऑफिस नहीं, बल्कि दुनिया का R&D हेडक्वार्टर बनाना है। ठीक है, तो कागज पर तो नीतियां बहुत अच्छी लग रही हैं और उनका इरादा भी साफ है, लेकिन क्या कोई इन पर भरोसा करके असल में पैसा लगा रहा है? हु इज राइटिंग द बिग चेक्स? यहाँ आंकड़े कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। एक उदाहरण है कैपिटललैंड। ये कंपनी 2030 तक मुंबई और पुणे के रियल एस्टेट बाजारों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसमें वर्ल्ड क्लास बिजनेस पार्क्स और डेटा सेंटर्स शामिल हैं। 20,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इस पैसे से तो मुंबई में कई नए बांद्रा-वड़ी सीलिंग बन सकते हैं। ये उस स्तर का निवेश है। और ये सिर्फ एक कंपनी है। लोढ़ा डेवलपर्स ने तो महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है, 30,000 करोड़ रुपए की। और ये है एक ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए। तो आप देखिए, निवेश सिर्फ आ नहीं रहा, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। यहाँ डेटा सेंटर पर बार-बार जोर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? डेटा सेंटर तो बस बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां सर्वर्स रखे होते हैं, है ना? सरकार इस पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? क्योंकि वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, वो डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।
आपका हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हर वीडियो स्ट्रीम, हर क्लाउड फाइल कहीं ना कहीं ऐसे ही एक डेटा सेंटर में प्रोसेस होती है। और यहाँ सरकार ने एक बहुत ही चालाक नीतिगत बदलाव किया है। वो क्या है? पहले डेटा सेंटर बनाने के लिए आपको शहर से बाहर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जगह लेनी पड़ती थी, जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहे हों। अब सरकार ने उन्हें स्वच्छ उपयोगिता यानी क्लीन यूटिलिटी का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि सरकार कह रही है, ये कोई धुआं उगलने वाली फैक्ट्री नहीं है, ये तो 21वीं सदी का बिजली घर या पानी का प्लांट है। अच्छा, इसका जमीनी असर क्या हुआ? जबरदस्त। अब ये डेटा सेंटर शहर के ज्यादा करीब बन सकते हैं, जहां तेज फाइबर ऑप्टिक केबल और टैलेंट दोनों मौजूद हैं। और इसी एक बदलाव की वजह से आज मुंबई डेटा सेंटर बनाने की क्षमता के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। 6ठे स्थान पर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? क्या इससे हमारा इंटरनेट तेज होगा या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है? What does being a data center hub feel like? दोनों। बड़ी कंपनियों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपना डेटा भारत में ही रखने के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है। आम नागरिक के लिए इसका मतलब है तेज और ज्यादा भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं। जब आप कोई OTT शो बिना बफरिंग के देखते हैं या आपका डिजिटल पेमेंट तुरंत हो जाता है, तो उसके पीछे इन लोकल डेटा सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा कर रहा है। तो एक तरफ ये विशालकाय डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल हाईवे पर गाड़ियां चलाने के लिए तो लोग भी चाहिए। मेरा मतलब है स्टार्टअप्स। महाराष्ट्र को भारत की स्टार्टअप राजधानी कहा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के लगभग 24% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स यही हैं। ये आंकड़ा तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि यहाँ कुछ तो सही हो रहा है। भारत के 117 यूनिकॉर्न्स में से 27 यही हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक माहौल का नतीजा है जिसे सरकार सक्रिय रूप से बना रही है। कैसे? सिर्फ नीतियां बना देने से तो स्टार्टअप्स पैदा नहीं होते। इसीलिए सरकार ने महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 के तहत कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाए हैं। एक है CM महाफंड। इसके लिए 5 साल में 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं और लक्ष्य है 25,000 सफल उद्यमी तैयार करना। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गणित लगाते हैं। 500 करोड़ और 25,000 उद्यमी, ये तो प्रति उद्यमी सिर्फ 2 लाख रुपए हुए। क्या ये रकम एक डीप टेक AI स्टार्टअप शुरू करने के लिए काफी है या ये सिर्फ बहुत छोटे व्यवसायों के लिए है? इज दिस सीरियस फंडिंग और जस्ट अ टोकन जेस्चर? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब इस नीति की गहराई में छुपा है। ये 500 करोड़ सीधे स्टार्टअप्स को बांटने के लिए नहीं है। ये एक फंड ऑफ फंड्स है। इसका काम है दूसरे वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश करना, जो फिर स्टार्टअप्स में पैसा लगाएंगे। ये एक उत्प्रेरक की तरह है। सरकार 1 रुपया लगाकर बाजार से 10 रुपये का निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और हाँ, डीप टेक और महिला उद्यमियों के लिए अलग से विशेष फंड भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा मंतकी लगता है। लेकिन पैसे के अलावा भी स्टार्टअप्स की एक और बड़ी समस्या होती है, शुरुआती ग्राहक मिलना और फिर उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना। और नीति इस समस्या को भी सीधे तौर पर संबोधित करती है। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त प्रावधान है। मान लीजिए एक छोटे स्टार्टअप को किसी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग से 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिल गया। अब उसके पास ऑर्डर तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ नई नीति के तहत वो उस वर्क ऑर्डर को गारंटी के तौर पर रखकर बैंकों से आसानी से लोन ले सकता है। ये आइडिया को हकीकत में बदलने के बीच की सबसे बड़ी खाई को पाटता है। तो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, आइडिया से लेकर फंडिंग और फिर बाजार तक। लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने वाला ईंधन तो टैलेंट है, यानी कुशल लोग। इस मोर्चे पर क्या हो रहा है? यहाँ पुणे की कहानी कमाल की है। एक हालिया लिंक्डइन स्टडी बताती है कि पुणे के 10 में से 9 छोटे और मध्यम व्यवसाय अपने विकास के लिए AI को अपना रहे हैं। 10 में से 9, ये तो लगभग सभी हो गए। ये कोई भविष्य की बात नहीं लग रही, ये तो आज की हकीकत है। बिल्कुल, उनके लिए AI अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि व्यापार बढ़ाने का एक जरूरी औजार बन गया है। और इसका सीधा असर आप रोजगार के बाजार पर देख सकते हैं।
पुणे का जॉब मार्केट 39% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ये देश के सबसे तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट्स में से एक है। ये मांग और आपूर्ति का एक बेहतरीन तालमेल है। तो ये मांग तो इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है। आपूर्ति यानी टैलेंट सप्लाई के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार यहाँ भी कई स्तरों पर काम कर रही है। एक उदाहरण देखिए नांदेड़ का। वहाँ डिजिटल 101 नाम का एक फ्रेमवर्क लागू किया गया है, जिसके तहत 400 कॉलेजों के लगभग 1.5 लाख छात्रों को भविष्य की स्किल्स के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब उन्हें अपस्किल किया जा रहा है। ये सिर्फ मुंबई, पुणे से बाहर निकलकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में टैलेंट पूल बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। ये तो भविष्य की तैयारी हुई। क्या एआई का इस्तेमाल आज सरकारी कामों में भी हो रहा है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। नागपुर में महाक्राइमोइज एआई नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। ये एआई का इस्तेमाल करके अलग-अलग थानों से मिली जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके अपराध की जांच में पुलिस की मदद करता है। और इसे इतनी सफलता मिली है कि अब इसे पूरे राज्य के 1100 पुलिस स्टेशनों में लागू किया जाएगा। तो ये थोड़ा माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसा लग रहा है। क्या पुलिस अब अपराध होने से पहले ही पहुंच जाएगी? ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ प्राइवेसी की चिंताएं भी तो होंगी। ये एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल है। अभी ये सिस्टम अपराध होने के बाद जांच को तेज करने पर केंद्रित है, न कि अपराध की भविष्यवाणी करने पर। लेकिन जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, डेटा प्राइवेसी और इसकी नैतिक इस्तेमाल को लेकर एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल ये दिखाता है कि एआई सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि गवर्नेंस में भी अपनी जगह बना रहा है। अब तक हमने राज्य की नीतियों, निवेश और प्रतिभा विकास की बात की। ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन भारत एक संघीय ढांचा है। इस पूरी तस्वीर में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? क्या राज्य ये सब अकेले कर रहा है? नहीं, और यहीं पर कहानी और बड़ी हो जाती है। राज्य की कोशिशों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जबरदस्त ताकत मिल रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है R&D, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना। ये योजना महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। गेम चेंजर कैसे? केंद्र की योजना तो सभी राज्यों के लिए होती है, तो ये महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से फायदेमंद कैसे हैं? इसके पैमाने को समझिए। 1 जुलाई 2025 को स्वीकृत इस योजना का कुल बजट 6 साल में 1 लाख करोड़ रुपए है। सिर्फ इसी साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य है प्राइवेट सेक्टर को डीप टेक में R&D करने के लिए प्रोत्साहित करना। हम बात करें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों की। और महाराष्ट्र के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र, जो अब तक IT सेवाओं में माहिर रहा है, अब डीप टेक में रिसर्च और इनोवेशन का लीडर बनने की छलांग लगा सकता है। केंद्र सरकार पैसा और नीतिगत समर्थन दे रही है और महाराष्ट्र के पास उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही एक तैयार इकोसिस्टम है। GCCs हैं, स्टार्टअप्स है, टैलेंट है और डेटा सेंटर्स भी हैं। ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और राज्य की क्षमता का एक आदर्श मेल है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो ये साफ है कि महाराष्ट्र का IT क्षेत्र 2025 में 2 विशाल और एक दूसरे से जुड़ी ताकतों से चल रहा है। एक तरफ लोढ़ा का वो 30,000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर पार्क जैसे बड़े ठोस जमीनी प्रोजेक्ट हैं। हाँ, जो डिजिटल दुनिया को एक भौतिक आधार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नांदेड़ में 1.5 लाख छात्रों को अपस्किल करने जैसी बारीक और दूर तक फैली हुई प्रतिभा निर्माण की पहल है। ये बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत विकास है, जहां सिर्फ मुंबई पुणे ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी भविष्य के लिए टैलेंट तैयार हो रहा है। ये दोनों ताकतें मिलकर राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को सीधे तौर पर जमीन पर उतार रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आयामी रणनीति नहीं है, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। और हमारे सूत्रों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। 2025 के अंत तक एक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति आने वाली है, और ये बहुत जरूरी है। जब आप इतने सारे डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, AI को गवर्नेंस में ला रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को डिजिटल कर रहे हैं, तो शायद सबसे बड़ी चुनौती विकास की रफ्तार नहीं, बल्कि इस पूरे नए इकोसिस्टम को सुरक्षित करना होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला बिंदु है। इस $1 ट्रिलियन के सपने के चारों ओर एक डिजिटल किला बनाने के लिए क्या करना होगा? जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसे सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है।
यह एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें जल्द ही एक और गहरी चर्चा करनी होगी।